हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज चैलेंज को डिस्कस करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। आज हम इस चैप्टर का पूरा समरी लेकर आए हैं कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर के नाम से ही क्लियर होता है, निर्धनता एक चुनौती। जो गरीबी है वो क्या होती है, कौन व्यक्ति गरीब है, कौन अमीर है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि गरीबी कैसे एक चुनौती बनकर देश के सामने खड़ी हो गई, कि जो गरीबी है वो कैसे देश के लिए चैलेंज बन रही है। गरीबी की क्या नुकसान है, क्या उसके रीज़न है, क्या उसका इफ़ेक्ट है, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निर्धनता क्या होती है। व्हाट इज़ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी वह चीज़ होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, कोई भी व्यक्ति वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने में सक्षम नहीं होता। बेसिक नीड्स में हमारी क्या आती है, रोटी, कपड़ा, भोजन, मकान। तो ये हमारी बेसिक नीड्स में आती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने में सक्षम नहीं होता तो वो व्यक्ति गरीब कहलाता है। कैसे, उस व्यक्ति के पास अच्छा भोजन नहीं है, अच्छा पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, उसके पास पहनने के लिए, अपना बदन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो वो व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति कहलाएगा। तो ये क्लियर है कि गरीब कौन है। निर्धनता हम किसे कहेंगे, वह व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता। मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स है उसको वो पूरा नहीं कर पाता, उसे हम गरीब कहेंगे। अगर हम गरीब निर्धन का एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे ये कोई एक व्यक्ति है, इसका नाम राम या श्याम कुछ भी समझ लो, और ये व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहता है। ना तो इसके पास नो क्लॉथ, मतलब ना इसके पास कपड़े हैं, ना तो इसके पास भोजन है, खाने के लिए कुछ है, मतलब फूड है। इसके पास ना तो फूड है, ना ही इसके पास रहने के लिए मकान है, घर है, नो होम। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस व्यक्ति को हम कहेंगे गरीब। तो गरीब कौन व्यक्ति होता है, जिसके पास ना पहनने के लिए कपड़े हो, ना खाने के लिए अच्छा भोजन हो, ना रहने के लिए घर हो, तो वह व्यक्ति गरीब कहलाता है। तो हमने इसका एग्जाम्पल लिया, कोई व्यक्ति है जिसका नाम श्याम है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, ना उसके पास अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा खाना है, ना रहने के लिए घर है, तो यह व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति कहलाएगा। तो क्लियर है कि गरीब किसे कहते हैं, गरीब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, तो इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि गरीब कौन व्यक्ति होता है। जैसे जो हमारा गांव होता है, देहात में रहने वाले जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं। भूमिहीन किसे कहते हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों की ज़मीन से या कुछ और काम करके अपना गुजारा करते हैं, तो उसे हम भूमिहीन श्रमिक कहते हैं। वो एक तो हमारे गरीब व्यक्ति में भूमिहीन श्रमिक आते हैं, और जो हमारी झुग्गी झोपड़ी होती है उसमें रहने वाले लोग, उसको भी हम गरीब में इंक्लूड करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में व्यक्ति हैं जो अभी भी गरीब है। ऐसा नहीं है कि गरीब की संख्या कम हो गई है, गरीबी तो बहुत है लेकिन कुछ हद तक कम हुई है। तो ये था हमारा निर्धनता किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं निर्धनता का रिपोर्ट, कि जो हमारा अभी जनगणना हुई थी 2011 या 12 में, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भारत है उसमें निर्धन मतलब गरीब, पॉवर्टी व्यक्ति की जो संख्या है वो कितनी थी। मतलब पूरी जो हमारी पॉपुलेशन थी उसमें से गरीब व्यक्ति कितने थे और कितने गरीब नहीं थे। तो जो हमारी रिपोर्ट थी 2011 से 2012 में, उसमें ये निकाला गया कि भारत में जो 270 मिलियन पीपल है वो क्या है, वो गरीब है, गरीबी रेखा में आते हैं। 2011-12 की जनगणना में ये बताया गया था कि जो हमारे 270 मिलियन लोग हैं ना, वो क्या है, वो अभी भी गरीब है। ये हमारी रिपोर्ट में था, गरीबी की रिपोर्ट में।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। सामाजिक वैज्ञानिक मतलब जो सोसाइटी की नज़र में कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति अमीर है। तो हमें इसमें देखना है कि हमारे सोसाइटी की नज़र में कौन सा व्यक्ति गरीब है। तो वो कौन व्यक्ति होता है जिसकी इनकम और कंजप्शन वो कम हो, वो व्यक्ति गरीब कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जाम बात करें तो अगर उस व्यक्ति की इनकम इतनी है कि वो अपने घर का खर्च नहीं निकाल पाता, उसकी इनकम जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है, तो वह व्यक्ति गरीब है। कंजप्शन की बात करें तो उसके पास अच्छा खाने के लिए खाना नहीं है। अगर हम अमीर की बात करें तो उसे क्या क्या चाहिए था खाने में, रोज़ ब्रेड, मक्खन, घी, ये सब हमें अमीर व्यक्ति को ही रिक्वायरमेंट होती है ना। और अगर जो गरीब होगा वो तो दाल चावल में भी गुजारा कर लेगा। तो अगर सोसाइटी की नज़र में जिसकी इनकम कम है और जिसकी कंजप्शन लेवल भी कम है, उसके पास अच्छा खाना नहीं है, अच्छी पौष्टिक भोजन नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति गरीब होगा। ये हमने अभी देखा था कि सोसाइटी की नज़र में अकॉर्डिंग टू सोसाइटी कौन व्यक्ति गरीब है और कौन अमीर है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही जिसकी इनकम कम है या जिसकी कंजप्शन लेवल कम है वही व्यक्ति गरीब है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति अमीर। जैसे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अगर जैसे कोई गरीब है तो उसकी स्वास्थ्य क्या अच्छी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है कि वो अच्छे डॉक्टर को दिखा सके, जिसकी वजह से वो सरकारी में दिखा रहा है, जैसे तैसे उसका इलाज चल रहा है, तो उसकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहता। उसको जिस डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति गरीब है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है ना कि वो अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। और अगर हम साक्षरता की बात करें, उसका भी निम्न स्तर, जो गरीब व्यक्ति होगा वो ज़्यादा थोड़ी पढ़ेगा। अगर जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वही सोचेगा ना कि नहीं हमारे पास पैसे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं तो हम अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है वो तो अपना गुजारा करने तक कि हाँ बस अपना गुजारा हो जाए, इतना पढ़ लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा पढ़ने के लिए, हाई लेवल के एजुकेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हाई लेवल के एजुकेशन के लिए तो पैसे भी ज़्यादा चाहिए होता है, ये तो सबको पता होगा। पैसे होंगे तभी तो व्यक्ति पढ़ पाएगा ज़्यादा लेवल तक, अच्छी हाई पोजीशन तक पढ़ पाएगा, तभी वो कुछ बन पाएगा। उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी साक्षरता दर क्या है, नीचे है। रोज़गार के अवसर में भी कमी है। अगर वो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसको क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो उसके पास रोज़गार की अपॉर्चुनिटी भी कम है, तो वह व्यक्ति गरीब है। ये थे हमारे की फैक्टर्स कि कौन कौन से व्यक्ति गरीब है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। अब हम देखेंगे कि हमारा पॉवर्टी लाइन क्या होता है। व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन? निर्धनता रेखा। तो निर्धनता रेखा क्या होती है? निर्धनता रेखा हमें वो बताती है कि कौन सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, देश में कौन सा व्यक्ति गरीब है, किसको हम गरीब में इंक्लूड करेंगे, किसको हम अमीर कहेंगे या किसको हम मिडिल क्लास कहेंगे। ये हमारी निर्धनता रेखा डिसाइड करती है। तो ऐसा नहीं है कि निर्धनता रेखा रियल में कोई एक लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक इमेजिन की हुई एक लाइन है, मतलब इसको ना बस इमेजिन कर लिया कि हाँ एक ऐसी लाइन है बस, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि निर्धनता रेखा होती क्या है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, और अगर ये हमारी निर्धनता रेखा है, ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति की इनकम और उसकी कंजप्शन लेवल, ये हमने अभी पढ़ा, उसकी कंजप्शन लेवल अगर इस लाइन से नीचे है, इस लाइन से नीचे है उसकी इनकम और उसकी कंजप्शन लेवल, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति कहलाएगा। और अगर सेम वही हम बात करें, वही इनकम वही कंजप्शन अगर उस व्यक्ति की इस लाइन से ज़्यादा है, तो वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति अमीर नहीं है, वह व्यक्ति मतलब गरीब नहीं है, वो व्यक्ति अमीर में इंक्लूड किया जाएगा। तो निर्धनता रेखा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार और बताती हूँ मैं। निर्धनता रेखा ये लाइन है, इससे नीचे वाले व्यक्ति गरीब और इससे नीचे ऊपर वाले व्यक्ति वो अमीर कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पॉवर्टी लाइन क्या होती है। और ऐसा नहीं है कि निर्धनता रेखा मतलब जैसे जो इंडिया में है वही अमेरिका में होगा, वही
दूसरे कंट्री में भी होगा, नहीं, वो जो हमारी पॉवर्टी लाइन है ना, वो हर देश की अलग अलग होती है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बताऊँ कैसे कौन डिसाइड करता है कि कौन अमीर है कौन गरीब। जैसे अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो गरीब है। ये कोई बात तो हुई नहीं कि इंडिया, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सबके पास कार हो। तो लेकिन इंडिया में ऐसा माना जाता है जिसके पास कार है वो अमीर है, जिसके पास नहीं है वो गरीब है। अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी अजम्पशन की कैसे कौन क्या करे। ये मैंने अमेरिका का बताया था अभी। अब हम देखेंगे भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण। जैसे कि अभी हमने पॉवर्टी लाइन देखा, अमेरिका में कैसे है पॉवर्टी लाइन, जिसके पास कार है वो अमीर, नहीं है उसके पास वो गरीब। उसी तरह हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है, कैसे डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति निर्धनता रेखा से ऊपर है, कौन व्यक्ति निर्धन है। तो कैसे डिसाइड होता है ये देखिए। देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ा, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि को मुख्य माना जाता है। तो हमारा जो पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया है ना, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये हमारे इंडिया का पॉवर्टी लाइन है और हमारे इंडिया में क्या होता है, सॉरी, ये हमारा रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र, ये हमारा अर्बन शहरी क्षेत्र, ऐसा होता है। इसमें ये हमारी लाइन जो है ये हमारी क्या है, पॉवर्टी लाइन। इसमें जिस व्यक्ति की इनकम 816 है, 816 से ऊपर है, वो व्यक्ति अमीर, और जिसकी इनकम 816 से कम है वो व्यक्ति गरीब। क्लियर हो रहा है। उसी तरह अगर हम अर्बन की बात करें, मतलब शहर क्षेत्र की बात करें, जिस व्यक्ति की इनकम 1000 से ऊपर है वो व्यक्ति अमीर, और जिसकी 1000 से कम है वो व्यक्ति गरीब। तो ये हमारा पॉवर्टी लाइन है इंडिया का, कि कैसे रूरल एरिया में कौन सा व्यक्ति अमीर है और अर्बन में कौन व्यक्ति अमीर है, कौन व्यक्ति गरीब है। तो अब ये आप लोग के माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि अर्बन एरिया में तो 1000 कर रखा है, 1000 कर रखा है, लेकिन रूरल में वही 816 कर रखा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्बन एरिया होता है, शहरी क्षेत्र होता है, वहाँ पर खर्चे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे चीज़ें महंगी होती है। लेकिन जो हमारा वहीं रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती होती है, वहाँ पर कम दाम में भी हमारा गुजारा हो जाता है। इसलिए ये डिफरेंस है इनकम का। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह जैसे हमारा इनकम था, इनकम की अभी हमने बात की पॉवर्टी लाइन में, उसी तरह हमारी कैलोरी की बात करें तो हमारी जो कैलोरी होती है ना, वो अर्बन और रूरल की दोनों की अलग अलग होती है। हमारी अर्बन एरिया रूरल एरिया की जो हमारी कैलोरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारी 2400 कैलोरीज। उस वही अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो 2100 कैलोरीज। अगर इससे ऊपर किसी की कैलोरी की आवश्यकताएं पूरी हो रही है, 2400 से ज़्यादा है तो वो अमीर है, और अगर 2400 से कम है तो वो व्यक्ति गरीब है। अभी जिस तरह हमने इनकम की बात की, उसी तरह कैलोरी की बात भी है। और अगर उसकी 2400 से ऊपर है तो अमीर, नीचे है तो गरीब। और ये डिफरेंस क्यों किया गया 2400 एंड 2100? क्यों? क्योंकि जो हमारा रूरल एरिया होता है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसमें व्यक्ति ना शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, उसमें वो मेहनत का काम ज़्यादा करते हैं और वो पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो खेती बाड़ी कितनी मेहनत लगती है। अगर मेहनत लगेगी तो व्यक्ति को ज़्यादा पोषण, ज़्यादा पौष्टिक आहार की भी तो आवश्यकता होगी, तभी तो वो काम कर पाएगा। तो ये हमारा रूरल एरिया में, इसलिए हमें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। वही अगर हम अर्बन की बात करें तो वहाँ पर कम कैलोरी की इसलिए नीड होती है क्योंकि वहाँ पर ना काम इतना मतलब शारीरिक श्रम वाला नहीं होता, मेंटली भी हो जाता है। तुम कुछ घंटे काम करके भी तुम अर्निंग कर सकते हो। क्लियर है। तो ये था हमारा कैलोरी का कॉन्सेप्ट कि कौन से शहर में कितनी होनी चाहिए। ये हमारा डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, कौन व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से नीचे है। देखिए ये अभी मैंने बताया
2400, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 2100। उसी तरह अगर इनकम की बात करें तो 816, और अगर शहर की बात करें तो 1000। ये बॉक्स क्लियर है ना? ये हमारा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कैलोरी की आवश्यकता और ये प्रति माह आय का स्तर। ये तो हमारा निर्धनता रेखा। अब हम देखेंगे कि निर्धनता रेखा का जो आंकलन करने वाली कौन कौन सी संस्थाएं होती है। ऐसा नहीं है कि निर्धनता रेखा का जो निर्धारण किया जाता है वो हर साल किया जाता है या हर दिन किया जाता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जो हमारी निर्धनता रेखा का निर्धारण होता है ना, वो 5 साल में एक बार किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि निर्धनता रेखा को कोई भी व्यक्ति या कोई भी NGOs को आंकलन कर सकती है, नहीं। उसके लिए एक हमारा टीम बनाई गई है, उसके लिए एक संस्था है जो गरीबी का निर्धारण करती है कि गरीब कौन से व्यक्ति है, कौन व्यक्ति नहीं है गरीब। तो NSSO के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या है ये? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO। इसके द्वारा हमारी निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। जो हमारा NSSO है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना भारत सरकार मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। किसकी स्थापना? NSSO की। और NSSO क्या है? जो निर्धनता रेखा का निर्धारण करती है। क्लियर है? और जो हमारा NSSO है, ये प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। अभी मैंने बताया कि हर साल नहीं, प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ये था हमारा कि निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? निर्धनता का असुरक्षित समूह। मतलब निर्धनता का असुरक्षित समूह, इसका मतलब क्या है? जो असुरक्षित समूह है उससे क्या समझ में आता है आप लोगों को? इस मीनिंग, इसका सबसे पहले हम मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि असुरक्षित समूह क्या होता है। तो असुरक्षित समूह उस लोग को कहते हैं जिसके गरीब होने के चांस ज़्यादा है। मतलब ऐसा कि उनके पास ना अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। अगर अपॉर्चुनिटी कम होती है तो उनके गरीब होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, ये जो इनके परिवार हैं, इनका सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति असुरक्षित होता है। मतलब इनकी ना गरीब होने के चांसेस ज़्यादा होती है क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इनके पास ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने जागरूक नहीं होते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? असुरक्षित समूह। एक अनुमान के अनुसार अगर एक अनुमान लगाया गया था, उसमें लगभग 50% भूमिहीन कृषि श्रमिक भी इसी समूह में शामिल थे। भूमिहीन किसे कहते हैं? जिसके पास भूमि नहीं होती। जिसके पास भूमि नहीं होती उसे हम भूमिहीन कहते हैं, उसको इसमें शामिल किया गया था। अगर हम 1990 के दशक की बात करें तो इसमें जो हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति था, इसके परिवारों को छोड़कर जो बाकी के 3 हमारा ग्रुप था, अनुसूचित जाति और ग्रामीण कृषि, ये सब हमारी निर्धनता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर 1900 दशक की बात करें तो उसमें ये जो हमारे 3 कास्ट है, 3 समूह है, उसमें उनकी गरीबी में कमी देखी गई। ऐसा नहीं है कि इनकी गरीबी बिल्कुल ही कम हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इनका जो ग्रुप था उसमें गरीबी में कमी आई। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल लाए, तो जिसकी वजह से जो हमारा ये 3 ग्रुप था उसमें गरीबी में कमी देखी गई। ऐसा नहीं कि गरीबी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी अभी गरीबी थोड़ी बहुत है। अगर हम 1990 की बात करें तो थोड़ी बहुत हमारी गरीबी में कमी देखी गई थी। तो ये था हमारा निर्धनता रेखा। इसके बाद हमने पढ़ा असुरक्षित समूह। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। अभी तक तो हमने इंडिया की निर्धनता की बात करी कि इंडिया में गरीबी का कैसा आंकड़ा है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी उनकी इनकम होनी चाहिए। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हम इंडिया की बात कर रहे थे कि इंडिया में कैसे गरीबी का कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर कैसे होता है इसका, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।